आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आप लोगों के रिक्वायरमेंट पर हमने हिंदी का भी वीडियो डालना आज से शुरू कर दिया है। जो कि यूपी ट्रिपल एससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी या सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आप लोग इसको ध्यान से देखें। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। भाषा लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है और सांकेतिक हो सकती है। भाषा को लिखने के लिए हम जिस रूप में इसे लिपिबद्ध करते हैं या जिस चिन्ह में इसे लिपिबद्ध करते हैं, संकेत देते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। क्या कहा जा सकता है कि हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है? हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। लिपि सैंधव लिपि होती है, खरोष्ठी लिपि होती है, ब्राह्मी लिपि होती है, जिनमें खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि वर्णात्मक लिपि के नाम से भी जानी जाती है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? कभी कभी पूछ लेता है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी का अनुच्छेद 343(1) में जिक्र किया गया है। कभी कभी पूछता है कि हिंदी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम जान सकते हैं कि सबसे पहले से संस्कृत भाषा आई। संस्कृत के बाद हमारी पाली आई, पाल के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई। लेकिन यही क्वेश्चन घुमा के जब पूछता है, कहता है हिंदी की आदि जननी कौन है, अर्थात जो हिंदी आदि बहुत पुरानी, तो हम उसके पहले कड़ी पे जाएंगे संस्कृत। क्या कहेंगे? हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। जहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, आदि जननी शब्द जोड़ता है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। क्लियर? और यदि यहीं पे कहें कि हिंदी की जननी या हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हम लोग कहेंगे अपभ्रंश से। अपभ्रंश से तो ध्यान देने की बात है, हिंदी की जननी से कहा जाएगा, अपभ्रंश को आदि जननी शब्द जोड़ दिया जाए तो वो अपभ्रंश हो जाएगी। आदि जननी संस्कृत, जननी अपभ्रंश। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? देखा जाए तो वर्ण और माला दो शब्दों से मिलकर बना है वर्णमाला। वर्ण का 3 अर्थ होता है, अक्षर, रंग, जाति। माला समूह होता है। तो इसको अक्षर और समूह को यदि मिला लिया जाए तो कहा जा सकता है वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कानों द्वारा सुनी जाती है। वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम अभी हमने पीछे बताया था, क्या है? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का जो उद्भव हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्लियर? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। यह स्वर और व्यंजन 2 भागों में विभक्त है। हिंदी वर्णमाला हमने बताया देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, तथा हिंदी वर्णमाला में भी स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन 41। कुल कितने हो गए हिंदी भाषा में वर्णमाला? 52 वर्ण हो गए। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वयं स्वर स्वतंत्र उच्चारित जो स्वतंत्र उच्चारित हो वर्णों को स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र उच्चारित वर्णों को स्वर कहा जाता है। स्वर कुल 11 स्वर होते हैं, जिनमें से मूल 4 स्वर हैं। कुल स्वर 11। मूल कभी कभी मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कुल स्वर 11 है। क्लियर? ह्रस्व अ, ई, उ, री, यही मूल स्वर भी हैं। पूछता है मूल स्वर कौन कौन से हैं, क्वेश्चन में आ गया तो
आ ई उ री, इन्हें मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हमारे आ ई उ को दीर्घ स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर हमारे ए ऐ ओ औ, जैसे संयुक्त दो स्वरों से मिलकर बने हुए थे। इसमें दो स्वर हैं, दो स्वर में देखा जाए तो जैसे आ धन ई बराबर ए हो रहा है, हुआ ना, संयुक्त दो से बना है। इसी प्रकार से ए धन ए बराबर क्या हो गया, ऐ हो गया। इसी प्रकार से आ धन उ बराबर ओ हो गया, आ धन ओ बराबर ओ धन ओ बराबर औ हो गया। तो इन्हें ए और औ को हम नवीन संकर ध्वनियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन संकर ध्वनियाँ भी इन्हें कहते हैं। क्लियर? पूछ ले नवीन संकर ध्वनियाँ। इसी में जिह्वा के उत्थित स्थान के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है पूछता है, तो हम क्या कहेंगे? स्वरों की संख्या 10 होती है। कितना? 10। उत्थित स्थान के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। अग्रस्वर, निम्न में से अग्रस्वर हैं, ऑप्शन दे दिया 4। तो अग्रस्वर में ई ए ऐ, ये अग्रस्वर हैं। इसी प्रकार से मध्य स्वर में आ था। डायरेक्ट पूछेगा निम्न में से मध्य स्वर है, बड़ा दे दे, ई दे दे, ठीक, ई दे दे, तो उनमें हमें क्या मध्य स्वर में लगाना है? अ, मतलब छोटा आ को मध्य स्वर के अंतर्गत रखा गया है। पश्च स्वर, पश्च में बड़ा आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ, ओ औ पश्च स्वर होंगे। शिथिल स्वर कौन कौन से हैं? कभी कभी पूछता है निम्न में से शिथिल। शिथिल मतलब एकदम शिथिल है, जैसे में कोई जान ही ना हो। जैसे आ बोल के देखिए, आ में कोई जान नहीं। ई बोल के देखिए, ई में कोई ताकत नहीं लग रही, कोई जान नहीं दिख रही है। ऊ को देख लीजिए बोल के, ऊ में भी कोई नहीं। उसी प्रकार से शिथिल हो गया, एकदम शिथिल जो हो। कठोर स्वर होते हैं, पूछता निम्न में से कठोर हैं। कठोर से ही पता लग जा रहा है वह अक्षर जिनको बोलने में ज़्यादा कठोरता उत्पन्न हो, शिथिलता ना नजर आए। जैसे आ, हमें देखो शिथिलता नहीं आ रही है। ई ऊ देख लीजिए, ये सब कठोर स्वर होते हैं। क्लियर? जिह्वा के मूल के आधार पर स्वर, जैसे समृद्ध स्वर, समृद्ध, ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारा मुख का जो आकृति बने वो वृत्त की तरह हो। समृद्ध, ई ऊ, अर्धवृत्त, अर्ध समृद्ध, ए ओ अर्ध कहा जाता है। विवृत स्वर, बड़ा सा आ बोल देखो, बड़ा सा वृत्त बन रहा है। क्लियर? अर्धविवृत स्वर अ ए ओ अ, इन्हें अर्धविवृत के अंतर्गत रखा जाएगा। बोल के देख लीजिए, आपके मुंह की आकृति अर्धवृत्त की तरह बन जाएगी। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर, इन्हें जिसे वृत्तमुखी अवृत्तमुखी में डिवाइड किया गया है। तो वृत्तमुखी अ उ ओ औ आ होते हैं वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी में ई ए होते हैं, इन्हें अवृत्तमुखी कहा जाता है। क्लियर? स्वर हमारे क्लियर हो गए। इतने हमारे स्वर थे। आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या है? व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण किसकी सहायता से हो? स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख के कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। उससे क्या कहते हैं? उससे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितनी मानी गई है? व्यंजन वर्णों की मूल संख्या हिंदी में 33 मानी गई। कितनी? 33। मूल की बात कर रहा है, मानिए 33। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को ही क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में पूछता है स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय। वर्गीय का मतलब जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये देख रहे हैं, जो वर्ग में बात कर दे, या स्पर्श व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? डायरेक्ट एग्जाम में पूछ रहा है स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 25। एकदम रट लेना है, संख्या कितनी होती है? 25। या पूछ ले वर्गीय व्यंजन कितने? 25 स्पर्शी, और ये एक ही चीज़ें हैं, तो ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ, अंग आ गया, इसे कंठ से बोलेंगे। बोल के देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, जो क वर्ग है वो कंठ के अंतर आ जाएगा। अ का उसी प्रकार से हम अभी बाद में पीछे सूत्र दे देंगे संस्कृत में, जो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे च वर्ग है,
इचु ऐसा नाम तालु, जैसे कहते हैं च छ ज झ, यहाँ ये तालु से बोले जाएंगे। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ङ, ये मूर्धा है। ठीक, मूर्धा मतलब भीतर की छत का अगला भाग, जो अंदर भीतर है ये जीव के ऊपर का अगला जो भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। त वर्ग ट थ द ध न, दंत से बोले जाए पा वर्ग पा फा बा भा, ओष्ठ से बोले जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, पूछता डायरेक्ट अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बाहर ना जाए, वायु बल्कि अंदर की ओर आती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। जैसे य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। ऊष्म व्यंजन मतलब ऊष्म से ही क्लियर हो रहा है कि गर्म, मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा वायु से रगड़ करती है, घर्षण के कारण वर्णों के उच्चारण ऊष्मा उत्पन्न हो। क्लियर, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हमारे श, ख, श, ह आ जाते हैं। इन्हीं ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी करते हैं। पूछता है निम्न में से संघर्षी व्यंजन है, दे दिया 4 ऑप्शन च, छ, ज और श, तो अब कौन सा लगाएंगे, श लगाएंगे। क्लियर। इस श को हम तालव्य श कहते हैं, तालवी से बोला जाता है। इस श को मूर्धा कहते हैं, मूर्धा। इस श को हम दंती कहते हैं, दंती श। क्लियर, ये हा है। इन चारों को संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, जिनमें से श, ख, श इन्हें महाप्राण अघोष कहते हैं। हा को महाप्राण सघोष के अंतर्गत रखा गया। च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी, मतलब छू के जो चले, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। पूछता है निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, च, छ, ज, झ, तो स्पर्श करके जो बोले जाए, संघर्ष हो। न, ल, र, श इन्हें वर्ष से वर्ण, पूछता है निम्न में से वर्ष से वर्ण है, तो से पूछ लेगा वर्ण है तो न, ल, र, श क्या करेंगे, न, ल, र, श वर्ष वर्ण कहते हैं। अर्धस्वर बहुत पूछता है, ये तो टफ हो जाते हैं, वर्ष वर्ण से पूछता है तो इनको रट लेना। न, ल, र, श को वर्ष वर्ण कहते हैं। य, व अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। निम्न में से अर्धस्वर है ऑप्शन में, तो य और हमारा व, ये क्या है, अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। रा को किसके अंतर्गत रखा गया है, रा को लुंठित, ये देखिए लुंठित वर्ण कहलाता है, या प्रकंपित, प्रकंपन हो, कंपन जिसमें हो, प्रकंपन ज्यादा रा। ठीक, ल को पार्श्विक या कंपित वर्ण, ये कंपित है वो प्रकंपित है, उससे ज्यादा कंपन उसमें है। ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ह काकल वर्ण या स्वर यंत्रमुखी कहते हैं। ह बोलिए, देखिए स्वर यंत्रमुखी जो टोटल मुंह से बोला जाता है, इन्हें ह को काकल वर्ण या स्वर यंत्रमुखी कहते हैं। क, ख, ग, ज, फ आगत वर्ण, इसे पूर्ण निम्न में से आगत वर्ण है, जब उनके सामने नुक्ता लगा हो। क्या लगा हो, नुक्ता लगा हो। नुक्ता का मतलब देखिए इसे का है, क्या के आगे एक बिंदी सी है, इसे ही क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। ये जिस अक्षर के साथ जिस शब्द लग जाता है तो उसका अर्थ बदल देता है। जैसे जलील है, जलील का मतलब होता है महान, ज के साथ एक बिंदी लग गई तो इसका अर्थ बदल गया, बेइज्जत हो गया जलील। क्लियर, अगत वर्ण हो गए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन, दो व्यंजनों से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वहाँ स्वर पढ़े थे, यहाँ संयुक्त व्यंजन पढ़े। इसमें केवल 2 व्यंजन ही होंगे, इसमें 2 स्वर हुआ करते थे, यहाँ 2 व्यंजन। क और छ किससे मिलकर बना है, स क धन स बराबर छत, त धन र बराबर त्र, ज धन यज्ञ, स धन राष्ट्र, द धन यज्ञ। मुख्य रूप से इन्हें 4 ही माना जाता है। क्लियर, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, संयुक्त व्यंजनों के व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अगर द का पूछ लिया निम्न में से द किससे मिलकर बना है, तो हम कहेंगे द धन या द बना है। अगर पूछ लिया छ, बहुत बार पूछता है कि छ, जे ऐसे ऑप्शन में रहेगा क धन सा, इससे मिलकर बना है। ज्ञा बहुत बार पूछता है कि ज्ञा, तो च धन या बराबर ज्ञा। क्लियर, उच्छिप्त वर्ण या नए वर्ण कौन कौन से हैं, जिन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ड और ढ को द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त वर्ण कहते हैं, जिनमें से ड अड़ा अल्प प्राण सघोष है और ढ महाप्राण सघोष है। क्लियर, अनुस्वार कौन कौन से होते हैं, जो हमारे अनुस्वार हैं, अन और अह, ध्यान दे दिया जाए, अन और अह अनुस्वार कहते हैं।
अनुस्वार वह यह स्वर के बाद, सदैव अनुस्वार स्वर के बाद आता है, सदैव स्वर के बाद आता है। अनुस्वार व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़, ये अनुस्वार है। विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग भी सदैव अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, अतः व्यंजन है इसका, जैसे पाया, अतः, स्वतः, दुख, विसर्ग है। इन दोनों को ना तो स्वर ना ही व्यंजन में गिना जाता है, अन और आह को, इसलिए इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? अयोग वाह। आ का मतलब नहीं, योग का मतलब जोड़ना। अब जिसको ना ही जोड़ा जाए, अर्थात जिसको ना तो स्वर ना ही व्यंजन में जोड़ा जाए, वो अयोगवा कहलाते हैं। क्लियर? पूछता निम्न में से अयोगवा है, ऑप्शन में आ जाएगा। आते हैं अघोष व्यंजन। अभी अघोष अघोष शब्द बहुत आए थे। अघोष व्यंजन पूछेगा निम्न में से अघोष वर्ण है, निम्न में से अघोष व्यंजन है। अघोष यानी जिन वर्णों के व्यंजन के 5 वर्गों में से, जैसे का वर्ग पढ़े थे, चा, छ, जा, झ, का, खा, का वर्ग में चल रहा था ना, उसी प्रकार चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, पहला तथा द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाता है। जैसे पहला द्वितीय व्यंजन से का वर्ग का और खा, चा वर्ग का जैसे चा और छा, ये क्या कहलाएंगे? अघोष। पा वर्ग का ता था, पा वर्ग का पा फा, ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, घोष क्या होंगे? सेम आ जाइए घोष में। प्रत्येक वर्ग की बात कर रहे हैं, तृतीय चतुर्थ, इसमें 1 2 था, में 3 4 5, तृतीय चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष कहलाते हैं। तृतीय चतुर्थ मतलब जैसे का वर्ग का खा छोड़ दीजिए, ग, घ, अंगा, चा वर्ग का चाछा छोड़ दीजिए, ज, झ, ऐसे बा, भा, म, ये सब क्या हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे हमारे। क्लियर? तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण जैसे प्रत्येक वर्ग के, वर्ग मतलब का वर्ग के प्रथम, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। प्रथम तृतीय पकड़िए, का वर्ग में कैसे हो जाएगा? का, खा छोड़ दीजिए, गा लीजिए, घा छोड़ दीजिए, अंगा ले लीजिए, का, घा, अंगा। ठीक, उसी प्रकार चा वर्ग ले लीजिए, चा छोड़ दीजिए, ठीक, छा पकड़ लीजिए। तो इसी प्रकार से ऊष्म व्यंजन जैसे श, ख, स, हाँ, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का महाप्राण अब आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चतुर्थ वर्ण। महाप्राण में 2 और 4 में से खा, का वर्ग का खा हो गया और घा हो गया। क्लियर? चा वर्ग में आ जाइए, चा वर्ग में छा ले लीजिए, झा ले लीजिए। ठीक, ये ऊष्म वर्ण महाप्राण, ऊष्म शाखा शाह महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, इसमें अंतस्थ आता था, इसमें ऊष्म आता है महाप्राण में। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, मतलब जिन स्वर के उच्चारण को बोलने में 3 गुना, मैया, ओम बोल के देख लीजिए, तो उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। आते हैं विराम से। कभी कभी विराम से क्वेश्चन पूछ लेता है हम लोग। विराम तो यहाँ पे 4 ही के बारे में जानेंगे, लेकिन विराम का मतलब अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लेखन में विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक को मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वह पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं, केवल पूर्ण विराम। ठीक, तो विराम के बारे में जान लीजिए। कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या टोटल 20 बताई गई है। कितना? 20 बताई गई है। मान लो कभी पूछ ही ले, ठीक, जिनमें से हम देख रहे हैं पूर्ण विराम, यहाँ समय पूछता है जो पूर्ण विराम है कितने समय के लिए होता है, तो पूर्ण विराम पूरे समय के लिए। अल्प विराम, हमारा जो अल्प विराम है एक कामा की तरह होता है, जिसका टाइम पूछता है, अर्थात 1/4 समय के लिए रुकना पड़ता है, रुकने का टाइम पूछता है परीक्षाओं में। अर्ध विराम ऐसे एक रहेगा, ऐसे बिंदी रखी रहेगी, आधे समय के लिए 1/2 समय के लिए रुकना पड़ता है, अर्ध विराम होता है। तो उद्धरण चिन्ह अर्थात तिकहरा चिन्ह, जैसे किसी की बात को कोट किया गया हो, किसी की बात को कहा गया हो, जैसे उद्धरण चिन्ह क्या है? उद्धरण चिन्ह अवतरण चिन्ह के नाम से भी नहीं जाना जाता है। क्लियर? हमारे हंस पद जैसे होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे, इसको ध्यान में रखिएगा टाइम को।
या विराम पूछ लेता है ये कौन सा विराम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसे बना देगा, पूछेगा विराम है, अर्ध है का अर्ध है क्या है, आप ध्यान में रखिएगा और इसके समय को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। जैसे हंस पद पूछ ले, हंस पद पूछा तो नहीं है, बहरहाल इस तरह का अगर चिन्ह मिले कहीं लगा उसे हंस पद कहते हैं। लोप, जहाँ पे ऐसे से बिंदी बिंदी रख दिया जाए, कामा या प्लस प्लस कर दिया जाए, लोप हो जाता है। ठीक, एक होता है पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है से करके ऐसे कर दिया जाता है। टीका सूचक एक होते हैं, वहाँ पे स्टार वगैरह बना दिया जाता है, प्लस कर दिया जाए, लोप कर दिया जाए, इनको ध्यान में रखिएगा। क्लियर, ये हमारे विराम होते हैं। अब हम बात कर रहे थे जे उच्च वर्णों का उच्चारण स्थान, ये हमारे संस्कृत से यहाँ से बना दिया गया वर्णों का उच्चारण स्थान। इसको आप अगर इस सूत्र को रट लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभ होगा, कौन वर्ण कहाँ से बोला जा रहा है आसानी से कर लेंगे। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ से कौन कौन बोले जाएंगे, अ बोल के देख लीजिए, का वर्ग और हा। ठीक, इन सब में जैसे आ गया, आ गया, का मतलब का वर्ग, हा विसर्ग, जे कंठ से बोले जाएंगे। ईश्वेशा नाम तालु, ई और चा है तो चा वर्ग की पूरा चाछा जाझा, उसके बाद याशा। ऋतुषा नाम मूर्धा रीटा और राशा मूर्धा के अंदर ऋतुषा नाम दंता, री आ जाएगा। ता वर्ग दंत से पूछता है कौन कहाँ से बोला जाता है, उ प वर्ग हो जाएंगे। वकारो दंतोष्ठ कहते नहीं है। ए दय तो उपु, ए दय तो कंठ तालु, ए कंठ तालु से बोले, पूछेगा निम्न ए का उच्चारण स्थान है तो कंठ तालु है। ओ दय तो कंठोष्ठ, ओ कंठोष्ठ से। वकारो दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठ से कौन कौन बोले, वाह देख लीजिए बहुत बार पूछा गया है, वाह को वकारो दंतोष्ठ। और नासिक से क्या बोला जाता है, नासिक नासिको वा, ड़ न नासिक का अर्थात चंद्र बिंदु, जे नासिक से बोले जाते हैं। तो हमें इस तरह से हम लोग वर्णमाला आज पढ़ लिए हैं। जो कुछ बचा होगा अगला टॉपिक फिर से लेके आएंगे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।